2014 से पहले के भारत की क्या स्थिति थी? नित्य प्रतिदिन नए नूतन घोटालों के समाचार, एक घोटाले का समाचार पूरा न हो, वो श्रृंखला समाचार पत्रों में या टीवी चैनल्स पर पुरानी न हो जाए, उससे पहले ही दूसरे किसी बड़े घोटाले के समाचार आकर के उस घोटाले के समाचार को ढकते थे। जिस तरह से भाई भतीजावाद था, जिस तरह से राजकीय संसाधनों की लूट, राष्ट्रीय संसाधनों की लूट खसोट हो रही थी, और सभी मोर्चों पर जिस तरह से भारत विफल हो रहा था, चाहे वो सामरिक मोर्चा है, चाहे वो कूटनीतिक मोर्चा है, चाहे वो आर्थिक परिदृश्य होगा, जिस तरह से सामाजिक ताना बाना छिन्न भिन्न हो रहा था, भारत की जनता में जो लोकतंत्र हमने एक बहुत लंबे युद्ध के बाद, लगभग 2 सदियों के संग्राम के बाद में जो आजादी हमने हासिल की, और जिस लोकतंत्र पर भारत की जनता ने विश्वास किया, देश की जनता की आस्था और विश्वास उस लोकतंत्र पर कहीं डगमगाने लगा था। लोगों के मन में इस तरह का भाव उदित हो रहा था कि बाढ़ ही खेत को खा रही, और अब शायद इस तरह के गठजोड़ों के चलते हुए किसी तरह के समाधान की गुंजाइश नहीं है। और क्योंकि देश में दिल्ली के कमजोर होने के बाद में जिस तरह से साझा सरकारें बनने का ट्रेंड प्रारंभ हो गया था, उसके चलते हुए लोगों को किसी एक पार्टी की, किसी एक नेता के नेतृत्व में बहुमत की सरकार बनेगी, पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी, ये विश्वास लगभग प्राय समाप्त हो गया था। उस महत्वपूर्ण कालखंड में देश की जनता ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पर और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा पर विश्वास करते हुए 30 साल बाद भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का आशीर्वाद प्रदान किया। निश्चित ही वो एक ऐतिहासिक क्षण था, लेकिन उस ऐतिहासिक क्षण की महत्ता उस समय और भी अधिक प्रतिस्थापित हुई जब संसदीय दल का नेता चुने जाने के समय संसद के केंद्रीय कार्यालय में माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जब नई चुनी हुई सरकार किस रास्ते पर जाएगी, नई चुनी हुई सरकार की प्राथमिकताएं क्या होगी, नई चुनी हुई सरकार किन लक्ष्यों को लेकर, किन विषयों को लेकर के काम करेगी, इसको लेकर के एक संशय देश भर में था। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने संसदीय दल का नेता चुने जाने के साथ ही अपने भाषण में इसे विश्व के सामने और भारत के सामने स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि जनसंघ की स्थापना के समय से हमारे मार्गदर्शकों ने जो मार्ग हमें दिया है और जिस मार्ग पर चलते हुए जिस लक्ष्य को प्राप्त करने का ध्येय लेकर के हमने इतनी लंबी यात्रा पूरी की है, हम उसी अंत्योदय के मार्ग पर कि विकास की पंक्ति में, अंतिम पंक्ति में खड़े हुए, अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन लाकर, उसके सशक्तिकरण कर, उसके जीवन में परिवर्तन लाते हुए हम देश को विकसित भारत की तरफ ले जाएंगे, विकसित भारत बनाएंगे, इस संकल्प को लेकर के काम करेंगे। और उन्होंने इसे स्पष्ट करते हुए कहा कि मेरी सरकार गांव, गरीब, किसान, पीड़ित, शोषित, वंचित, इन सब के कल्याण के लिए, इन सब के जीवन में परिवर्तन लाने के लक्ष्य को लेकर के काम करेगी। आज जब 9 साल बाद मैं पीछे घूम करके देखता हूं, या हम सब अगर पीछे घूम करके देखें, तो हम पाएंगे कि सरकार ने निश्चित ही अपनी योजनाओं के माध्यम से, अपने कार्यों के माध्यम से जिस तरह की नई गवर्निंग की परिभाषा पिछले 9 साल में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने दी, लास्ट माइल डिलीवरी को प्राथमिकता मान करके उसे सुनिश्चित करने का जो संकल्प के साथ में जिसे सिद्ध किया, आज उसका परिणाम देश और दुनिया देख रही है। मित्रों, हम सब जानते हैं कि पीछे आजादी से लेकर के निरंतर 2014 से पहले हमेशा ही गरीब को राजनीति का मोहरा ऐसा माना गया। गरीबी हटाओ के नारे बार बार दिए गए, गरीबी हटाओ के बारे में चर्चाएं बार बार की गई। हर चुनाव में, चुनाव के पहले गरीबों को हम जीवन में परिवर्तन लाने के लिए काम करेंगे, इस तरह के लक्ष्य और संकल्प किए गए। लेकिन चुनावों के साथ ही वो संकल्प धराशायी होते थे। जो नीतियां बनती थी, वो नीतियां भी टुकड़ों में काम करने के लक्ष्य को लेकर के बनती थी। आजादी के बाद से जिस तरह से देश अभावों में काम करने में पारंगतता, प्रवीणता प्राप्त कर चुका था,
किसी एक घर बनाने की नीति बनी होगी, चाहे इंदिरा आवास की होगी, चाहे शौचालय बनाने की नीतियां बनी होंगी, कुछ लोगों या कुछ एक लोगों तक ही उसका लाभ केवल मिल पाता था। नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से संपूर्णता के लक्ष्य को लेकर के हम हर एक योजना पर काम करेंगे, देश में जो कोई भी पात्र है उसे राजनीतिक प्रतिबद्धता और भेदभाव से ऊपर उठ करके, धर्म और मजहब के आधार पर बांटने के से ऊपर उठ करके और वोटों की गिनती के आंकड़ों के आधार पर लाभ जो है लोगों को लाभ मिले, इससे ऊपर उठ करके इन सब से परे जाकर के केवल और केवल गरीब के जीवन में परिवर्तन लाने के लक्ष्य को लेकर के जो योजनाएं प्रारंभ की, उसका परिणाम है कि यदि मुझे एक पंक्ति में यह कहा जाए माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार की उपलब्धि क्या है और एक पंक्ति में उसे विवेचित करने के लिए कहा जाए, तो मैं ये कहूंगा कि जो विश्वास देश की जनता इस लोकतांत्रिक व्यवस्था पर खोने लगी थी, वो विश्वास पुनर्स्थापित करने में माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने सफलता प्राप्त की। मित्रों, हम सब जानते हैं कि सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को लेकर के, गरीब के जीवन में परिवर्तन लाने के उद्देश्य को लेकर के जो योजनाएं प्रारंभ की गई थी, आज उनका परिणाम धरातल पर दिखाई देने लगा है। देश में पहली बार, इसको कौन ऑपरेट कर रहा है भाई? चलिए ना, स्लाइड और आगे नेक्स्ट ले लीजिए। देश में पहली बार गरीब को न केवल सुरक्षा मिली है, गरीब को इस बात का एहसास होने लगा है कि मेरे हितों का संरक्षण करने वाली सरकार हम सब के बीच में है। अभी तो साथ ही साथ में गरीब का सम्मान भी लौटाने का काम इस सरकार ने किया है। और जिन्हें दशकों तक केवल यह एहसास दिलाया गया था कि वो देश की अर्थव्यवस्था पर या देश की बढ़ते हुए विकास पर एक बोझ मात्र है, वो देश के विकास के क्रम में अर्थव्यवस्था पर बोझा बनकर के उसे कमजोर करने के लिए काम करते हैं। आज वही गरीब देश के जीवन को, देश को परिवर्तित करने के लिए, देश को सशक्त बनाने के लिए बराबर सहभागी बन के काम करने की दिशा में आगे बढ़े। मित्रों, सरकार के पैसे, एक एक पैसे से गरीब की भलाई किस तरह से हो सकती है, इसका नायाब उदाहरण अगर कहीं देखना है तो वो माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार में देखने को मिलता है। एक एक पैसा सरकार का गरीब के कल्याण के लिए खर्च हो, गरीब के स्वास्थ्य को लेकर के खर्च हो, गरीब के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए खर्च हो, इस लक्ष्य को लेकर के माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने निरंतर काम किया। मैं अपनी बात को टीकाकरण से प्रारंभ करना चाहता हूं। मित्रों, देश में यदि हम टीकाकरण के इतिहास को, विश्व के टीकाकरण के इतिहास को उठा करके देखें तो पाएंगे कि दुनिया में 5 ऐसी बीमारियां जिन पर टीके के माध्यम से काबू पाया गया, टिटनेस से लेकर के जैपनीज इंसेफेलाइटिस तक, टीके को भारत में, विश्व में बन करके लगना प्रारंभ होने से लेकर के और भारत तक पहुंचने में 74 साल से लेकर के 17 साल तक का समय लगा था।